हेलो। तो एक्चुअली आप बोलोगे सर आज का टॉपिक क्या, तो मैं बता दूं एक बार। देखो आज हम लोग सिर्फ बोलना चाहते हैं, एक बार देखो, लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री कुछ लॉज है उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर वो लॉ क्या है, दैट इज सेड टू बी, एक है लैपलास लॉ, लेवोजियर लैपलास लॉ। उसके बाद हेसिस लॉ। वैसे आपने पढ़े एक्चुअली, ऐसे नहीं कि अगर नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। हेसिस लॉ है, उसकी एप्लीकेशंस है, फिर बॉर्न हेबर साइकिल है, और फिर जीरोथ लॉ। एक्चुअली उसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस कैसे होगा, एक्चुअली उसके न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होंगे, उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कैसे होंगे, इसको थोड़े सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली आप बोलोगे सर इस लॉ को पढ़ने के लिए सबसे पहले लैपलास लॉ। बोले सर लैपलास लॉ क्या क्या मैंने पढ़ा है, तो एक्चुअली आपने भले ही लॉ का स्टेटमेंट नहीं पढ़ा होगा। कभी कभी क्या होता है ना, वहाँ लिखा होता है खाली रिएक्शन या कुछ क्वेश्चन दिया होता है, बोले सेड टू बी अ लॉ एक्सप्लेन्ड बाय द लॉ। तो ये टर्म जब आपके सामने आता ना, तो उस वक्त एक कंडीशन देखो, इस वक्त लैपलास लॉ आप बोलेगे सर मैंने यूज किया था, लेकिन ऐसे डायरेक्ट पता नहीं है। एग्जांपल बता दो, कंसीडर दिस इज सेड टू बी द इक्वेशन C प्लस O2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू CO2। ठीक है ना, कार्बन सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन की गैसेस स्टेट में, CO2 की गैसेस स्टेट में, और उसका डेल्टा H वैल्यू जो मैं लिख रहा हूँ वो वैल्यू है दैट इज -393 किलो। अगर मैं आपको पूछूं कि ये मैंने क्या लिखा, तो आप बोलोगे सर ये एक फॉर्मेशन का इक्वेशन है सर, जिसमें CO2 1 मोल बन रहा है, और वो भी उसके कंस्टिट्यूएंट से बन रहा है। विच आर दोस कंस्टिट्यूएंट, दैट इज सेड टू बी CO2, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, CO2 गैस स्टेट में, और उसका डेल्टा H वैल्यू इतना है। तो 1 मोल CO2 के फॉर्मेशन के वक्त इतनी एनर्जी लिबरेट होती है ऐसे, और वो एनर्जी लिबरेट हो रही बिकॉज द वैल्यू ऑफ डेल्टा H इज निगेटिव। इस डेल्टा H को आप हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी बोल सकते हो। ठीक है, किसी ने मुझे सवाल पूछा कि सर आपका CO2 जो है वो CO2 डिकम्पोज हो सकता क्या, और उसका डिकम्पोजिशन इक्वेशन क्या लिखेंगे। तो मैं लिखता हूँ CO2 कन्वर्टेड टू C प्लस O2। CO2 की गैस स्टेट है, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है। मतलब जिस तरीके से CO2 बना था उसी को डिकम्पोज करने के बाद मैं उसी जगह पे जाके पहुंचूंगा, कार्बन मुझे सॉलिड मिलेगा, ऑक्सीजन मुझे गैस मिलेगा, और उतना ही मिलेगा जितना मैंने यूज किया। रिएक्शन इज रिवर्स। जब मैं रिएक्शन को रिवर्स करता हूं तो कोई मुझे पूछे कि व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा H इन दिस केस, और मैं वैल्यू को लिखूं 393 किलो जूल। क्या चेंज किया बताओ, इक्वेशन रिवर्स हो गया। चेंज, केमिकल चेंज कैन बी रिवर्स, एंड एज द चेंज इज रिवर्स एट द सेम टाइम द वैल्यू ऑफ डेल्टा H हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट साइन इज अपोजिट। उसकी साइन क्या होगी, अपोजिट। मतलब इस रिएक्शन में अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व होगी तो इस रिएक्शन में अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, and they both having the same magnitude but the sign is opposite. Means when we change, the chemical change can be reversed. As the chemical change can be reversed at the same time, the value of energy acquired are having the same magnitude but the sign is opposite. मतलब heat evolved or heat absorbed, that is opposite, but which having the same value, as the chemical change can be reversed. chemical change को अगर रिवर्स किया तो heat evolved और heat absorbed की मैग्नीट्यूड क्या होगी, सेम होगी, सिर्फ साइन क्या होगी, अपोजिट। तो आप बोलोगे मैंने यूज किया सर इसको, या मैं यूज कर सकता हूँ, या इसके बाद बहुत बार मैंने इस तरीके से टर्म्स को देखा होगा, लेकिन सर उसका लॉ पता नहीं था। तो ठीक है, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। Consider the following reaction. In the first reaction, the value of delta H is -393. But when CO2 decompose at the same time, the equation is written like this. On which basis? ऐसे जब सवाल आपको पूछा जाए तो आप डायरेक्ट इस लॉ के बारे में याद करना और उसको लिख देना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। दूसरा लॉ हमारे पास है, that is said to be Hess's law of constant heat summation. नेक्स्ट लॉ कौन सा, Hess's law। सुना था लॉ, ठीक है। तो Hess's law of constant heat summation ऐसा वो लॉ है। अब आप बोलोगे सर हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन क्या है। मैं पहले बता दूं कि एक्चुअली हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन इज सिंपली सेड टू बी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पढ़ा था, तो उसमें ये भी स्टेटमेंट आप इंक्लूड कर सकते, जैसे इंक्लूसिव इस स्टेटमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं कि हेसेस लॉ इज आल्सो सेड टू बी अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और सेड टू बी द टर्म कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हेसेस लॉ क्या है। हेसेस लॉ एक्चुअली लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन रे, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। अब आप बोलोगे सर एक कांस्टेंट हीट समेशन का लॉ अगर हम लोग यूज करवा रहे तो एक्चुअली ये लॉ क्या है, इसके बारे में कोई मुझे पूछे कि सर से व्हाट इज दिस लॉ सेज, तो ये लॉ इस प्रकार से बताता है कि एज द केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन वन स्टेप,
और इट इज कैरिड आउट इन मल्टीपल स्टेप। अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में होती है या कोई केमिकल रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में होती है तो हीट ऑफ दैट रिएक्शन इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। मतलब एक स्टेप में रिएक्शन हो या मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन हो, उसका हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट होता है। ऐसे नहीं कि रिएक्शन एक स्टेप में होती है तो कम एनर्जी लिबरेट करेगी और वही रिएक्शन अगर मल्टी स्टेप में होती है तो एनर्जी ज्यादा लिबरेट करेगी, ऐसा नहीं होगा। हीट ऑफ दैट रिएक्शन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। किसी ने अगर मुझे पूछा, एक्चुअली ये टर्म रेगुलर बोर्ड के लिए स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछेगा, इलस्ट्रेशन रहेगा, एग्जाम्पल पूछेगा, इसके न्यूमेरिकल रहेगा, मतलब 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 5 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए मैं आगे बोलूं कि एक्चुअली वो टर्म वहां तो काम का है लेकिन यहाँ भी बहुत ज्यादा काम का है। तो कोशिश करें इस स्टेटमेंट का, इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है। हीट अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ, heat of reaction always reaction remain constant as the reaction accompanying in one step or it is carried out in multiple step। ठीक है, इस लॉ को एक्सप्लेन करो सर, ऐसे सवाल अगर होगा तो कंसीडर दिस इज सेड टू बी अ केमिकल रिएक्शन। वी हैव A converted into B and the enthalpy change for that is delta H। ठीक है, दिस इज सेड टू बी और डायरेक्ट पाथ। ये कौन सा पाथ है? डायरेक्ट पाथ है। अगर आप बोलोगे सर यही रिएक्शन इनडायरेक्ट पाथ में होती है तो A कन्वर्ट इनटू C, देन C कन्वर्ट इनटू D एंड देन D कन्वर्ट इनटू B। अब इस पाथ में इसको मैं इनडायरेक्ट पाथ में बोलता हूं। दिस इज सेड टू बी अवर इनडायरेक्ट पाथ। इस इनडायरेक्ट पाथ में क्या होगा तो आगे बात करते हैं कि दैट इज एंथैल्पी चेंज इन दिस पाथ A टू C इज डेल्टा H1, इन अनदर पाथ इज डेल्टा H2 एंड द नेक्स्ट पाथ इज डेल्टा H3। ठीक है, दिस आर सेड टू बी द एंथैल्पी चेंज। अब आप बोलोगे सर अगर आपने बताया तो इसमें एक्सप्लेन कैसे करोगे, तो कंसीडर इन द डायरेक्ट पाथ। डायरेक्ट पाथ के लिए मैं थोड़ा सा इक्वेशन लिखूं तो वो इक्वेशन आप कैसे लिखोगे? बोले A कन्वर्ट इनटू B, द एंथैल्पी चेंज, मैं इसी लिखता हूं, एंथैल्पी चेंज दैट इज इक्वल टू डेल्टा H। द सेम रिएक्शन इज कैरिड आउट इन इनडायरेक्ट पाथ, इन मल्टीपल स्टेप इनडायरेक्ट पाथ। अब इनडायरेक्ट पाथ में क्या होगा आगे देखे, A कन्वर्ट इनटू C, enthalpy change equal to delta H1. When C convert into D, enthalpy change is equal to delta H2। ठीक है ना? और when D convert into B, enthalpy change equal to delta H3। So this is say equation number 1. Then this equation is A, B and C as you required। जैसे आप इक्वेशन को डाल सकते हैं, कोई पूछेगा नहीं, डेरिवेशन आपको नहीं बता रहा हूं मैं आगे। As we add this all three equation, then what happens? A convert into C, ऐसे होगा ना रे, C cancel होगा, D cancel होगा, A convert into B, at the same time enthalpy change is delta H1 plus delta H2 plus delta H3। And as we refer this equation number 2 now, तो equation 1 and equation 2 को जब रेफर करें तो आपको दिखाई देता है कि delta H equal to delta H1 plus delta H2 plus delta H3। होगी बात क्लियर? मतलब अगर रिएक्शन इनडायरेक्ट स्टेप में होती है तो एट द सेम टाइम द टोटल एंथैल्पी चेंज इज द सम ऑफ ऑल द सेगमेंट, बराबर है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो टोटल एंथैल्पी चेंज इज सम ऑफ ऑल। आप बोलोगे सर अगर रिएक्शन एन स्टेप में होगी तो होने दो ना, तो फिर एनर्जी कितनी होगी? तो इक्वेशन आप लिखोगे that is delta H equal to delta H1 plus delta H2 and so on, that is delta Hn। समझ गए ऐसे स्लॉ क्या है? तो ठीक है, मतलब ये डरने की बात नहीं कि अगर आपकी रिएक्शन एक स्टेप में हो कि मल्टीपल स्टेप में, आपको हीट निकाल सकते हो और निकालने के बाद एंथैल्पी वैल्यू सेम आएगी। अब कोई मुझे पूछे कि सर एक सादा सवाल अगर मैं पूछूं कि सर इसी के लिए कोई एग्जाम्पल है क्या? आपने बता दिया और आप मैंने लोगों ने सुन लिया, लेकिन अगर ये रिएक्शन आप एक सिंपल एग्जाम्पल देके बताने की कोशिश करो तो मैं आगे बता दूं, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, दैट इज C plus O2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू CO2। ये हमारा CO2 का वैल्यू है, डेल्टा H इक्वल टू -393 किलो जूल है ना। लेकिन यही रिएक्शन अगर इनडायरेक्ट पाथ में होती है तो C प्लस हाफ O2 कन्वर्ट इनटू CO एंड इसका डेल्टा H होता है -282 किलो जूल, दैट इज -111 किलो जूल। कितना? 111 किलो जूल। ठीक है, और जब CO प्लस हाफ O2 कन्वर्टेड इनटू CO2 then gets converted into, that is delta H equal to -282 किलो जूल। सुनो, तो जब आप बोलोगे सर आपकी रिएक्शन एक स्टेप में होती है, दिस इज से डायरेक्ट पाथ,
और अगर आप बोलोगे सर ये आपकी दो स्टेप्स है, एक बार देखो इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, और अगर आप बोलोगे दिस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट पाथ, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करो तो फिर CO कैंसल, C plus half O2 plus half O2 gets converted into CO2. They may having the same state. Delta H equal to 111 plus 280, that is minus 393 kilojoule. ठीक है, मतलब अगर रिएक्शन इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है, तो दैट इज जस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द साइंटिस्ट हेसेस। और अब आप बोलोगे सर इस प्रकार से सभी बातें होती है, तो इसका एप्लीकेशन क्या है? तो एप्लीकेशन आपके सामने है। आपकी रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होती। केमिकल काइनेटिक्स ये बोला था कि अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स व्हाट वी कैन से दैट इज दिस रिएक्शन जनरली कैरिड आउट इन मल्टीपल स्टेप। ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन टाइप रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन सिंगल स्टेप, बट मेनी ऑफ द रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन मल्टीपल स्टेप। तो ऐसे मल्टीपल स्टेप में होने वाली रिएक्शन की एनर्जी आप कैसे निकालोगे? मल्टीपल स्टेप में अगर आप बोलोगे सर रिएक्शन होती है, उसकी एनर्जी कैसे निकालोगे? तो हेसेस साहब इस बातों पे लगे रहे। उन्होंने सभी मटेरियल को एनालाइज किया और उन्होंने ये नतीजे पे आ गए कि एक्चुअली आपने सभी स्टेप्स को अगर ऐड मैनिपुलेट किया तो आप एनर्जी को निकाल सकते हैं। मतलब एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ इज दैट हेसेस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ व्हाट? हेसेस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ व्हाट? दैट इज सेड टू बी दोज रिएक्शंस व्हिच आर कैरिड आउट इन मल्टीपल स्टेप्स। मल्टीपल स्टेप में अगर रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन की एनर्जी निकालने के लिए आप इस लॉ का इस्तेमाल कर सकते हो। इस लॉ के अनुसार जो थर्मोकेमिकल इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं, these are said to be the thermochemical equation we use. These are the thermochemical equation just behaves like an algebraic equation. That's why thermochemical equation can be added, can be subtracted, can be multiplied by suitable number as well as divided by. That is just explained by the scientist Hesse. तो एक बात ध्यान रखना है, मतलब आपका थर्मोकेमिकल इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन जैसा वर्क करता है, ऐसे साहब हेसेस बोले थे। उसके बाद हेसेस लॉ इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन की एनर्जी भी आप हेसेस लॉ के अनुसार ही निकाल सकते हो। बोले ऐसे कैसे सर? तो इसके लिए सादा एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। हम लोग NaCl के फॉर्मेशन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl का फॉर्मेशन कैसे होगा? ऐसे अगर मैंने आपको बताया तो आप बोलोगे सर वेरी सिंपल। आप ही ने बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड इज कैरिड आउट व्हेन द एलिमेंट्स इन देयर नेचुरल स्टेट कंबाइन टू फॉर्म द कंपाउंड। And when one mole of compound is formed from their constituent in their natural state, their enthalpy change is called as heat of formation. तो फिर ठीक है, आपने जैसे बताया वैसे इक्वेशन लिखते सर। क्या इक्वेशन लिख के दिखाओ मुझे? बोले सर constituent Na for NaCl solid plus constituent chlorine that is gas, when they combine gets converted into NaCl. And sir NaCl is formed and that NaCl is 1 mole of NaCl is formed. That's why delta H for the formation of 1 mole of NaCl is called as their heat of formation. ठीक है, heat of formation, ठीक है आपका कहना। लेकिन अब मैं बोलता हूं कि दिस इज सेड टू बी द इक्वेशन जो आपने लिखा है, वो इक्वेशन क्या प्रैक्टिकली सही है? क्या प्रैक्टिकली वर्कआउट होगा? थ्योरेटिकली आपने लिखा है कि सर 1 मोल सोडियम के साथ आधा मोल क्लोरीन जब कंबाइन होगा तो आपको NaCl मिलेगा। NaCl 1 मोल बन गया और उसके कंस्टिट्यूएंट से बना। लेकिन प्रैक्टिकली जब इसको वर्कआउट करने जाओगे तो मैं पूछता हूं क्या आपका सोडियम इसी तरीके से कंबाइन? नहीं। सबसे पहले आपका सोडियम जो सॉलिड है वो सॉलिड सोडियम गेट्स कन्वर्टेड इनटू सोडियम गैस। मतलब क्या होगा रे रिएक्शन? सब्लिमेशन का होगा और इसके लिए डेल्टा H का वैल्यू होगा हीट ऑफ सब्लिमेशन। एंड एक बार फिर बताओ सब्लिमेशन का वैल्यू डेल्टा H नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड ना पॉजिटिव आएगा, सिर्फ बोल रहा हूं मैं। फिर मैंने पूछा कि आपका सोडियम जब गैसियस स्टेट में है तो फिर क्या होगा? आप बोलोगे सर सोडियम गैस एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू Na पॉजिटिव। करेक्ट है क्या? नहीं। सोडियम गैस जो होगी वो सोडियम आयोनाइज होगा, मतलब Na गेट्स कन्वर्टेड इनटू Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, मींस देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड एज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन रे? आयोनाइजेशन रिएक्शन। And what about the value of delta H? Heat of ionization is positive because amount of energy required for that. फिर मैं बोलता हूँ एक कंडीशन देखो, we have chlorine gas. अब ये क्लोरीन गैस ऐसे ही Cl नेगेटिव नहीं बनेगा, तो Cl2 gets converted into Cl plus Cl.
मीन्स हाफ मोल Cl2 अगर होगा तो मैं उसके लिए ऐसे लिखो कि Cl2 gets converted into Cl, मतलब एटॉमिक क्लोरीन फॉर्म होगा, एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा H इक्वल टू व्हाट इज दैट, दिस इज कॉल्ड एज dissociation, amount of energy dissociation. This value is also positive. Means chlorine gas convert into atomic chlorine and the value of delta H is equal to what, that is कितना होगा, डेल्टा H dissociation. उसके बाद अगर आप बोलोगे सर आपका क्लोरीन एटम जो होगा which accept electron and gets converted into Cl negative, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद gets converted into Cl negative, क्या होगा इस वक्त, डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी. दिस वैल्यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव. बोलो अभी. सबसे पहले सोडियम का एटम सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्या बनेगा, सोडियम सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सोडियम गैस. फिर सोडियम गैस अंडरगोज आयोनाइजेशन. फिर उसके बाद क्लोरीन के बारे में बात करें तो क्लोरीन कन्वर्टेड इनटू एटॉमिक क्लोरीन. फिर एटॉमिक क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन क्लोराइड आयन. इस वक्त जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगी. और फिर अभी आप बोलोगे सर इस रिएक्शन का Cl नेगेटिव, इस रिएक्शन का Na पॉजिटिव कंबाइन होगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव गेट्स कन्वर्टेड इनटू NaCl रे. अब आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या होगा, हियर द वैल्यू ऑफ डेल्टा H इज नेगेटिव एंड दिस इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी. बोलो NaCl का फॉर्मेशन प्रैक्टिकली 5 स्टेप में होगा. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5. तो अब आप बोलोगे सर NaCl के फॉर्मेशन का इस प्रकार से, तो क्या इसको मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलूं, नहीं. तो दैट्स व्हाई डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस डेल्टा H आयोनाइजेशन प्लस डेल्टा H डिसोसिएशन प्लस डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी प्लस डेल्टा H लैटिस एनर्जी. और इन सभी एनर्जीज की सम करो तो आपको क्या मिलेगी, बॉन्ड एनर्जी मिलेगी. दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन एंथैल्पी मिलेगी. दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन एंथैल्पी. तो अब मैं पूछता हूं कि अगर हेसेस लॉ के टर्म्स आपके सामने नहीं होते तो क्या बॉर्न हेबर इन चीजों का इस्तेमाल कर लेते थे, क्या वो वेरीफाई कर सकते थे, क्या एनर्जी निकाल सकते थे. मतलब आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन की एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो एट द सेम टाइम हेसेस लॉ इज मोस्ट कन्वीनियंट टर्म फॉर दैट. दिस इज सेड टू बी द एप्लीकेशन. तो अब आप बोलोगे सर जनरली एक कंडीशन देखो, फॉर्मेशन ऑफ NaCl दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl कैन बी एक्सप्लेन्ड और कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग हेसेस लॉ. And this is said to be a term called as Born-Haber cycle. तो ये जो पूरा एनालिसिस है इसको हम लोग बोलते हैं Born-Haber cycle. ये Born-Haber cycle है, ठीक है. तो इस तरीके से हेसेस लॉ की एक एप्लीकेशन भी है और इस एप्लीकेशन को आप लगे रहे, बनाए रहे, एक बार देखो तो बहुत अच्छी बात होगी जिससे हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं. चलो तो फिर आप बोलोगे सर नेक्स्ट टर्म व्हाट वी कैन से दैट इज कॉल्ड एज zeroth law. क्लियर ना, zeroth law ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. और थर्मोडायनेमिक्स का zeroth लॉ क्या होगा उसके बारे में थोड़ी सी कोशिश करते हैं. तो अब आप बोलोगे सर फर्स्ट लॉ तो पढ़ा ना, क्योंकि जनरली हम लोग फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ इस प्रकार से, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ, फैराडेज थर्ड लॉ ऐसे होता है. लेकिन यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में zeroth लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और सभी लॉज हम लोग इस चैप्टर में वर्कआउट करेंगे. तो हम लोग फर्स्ट लॉ तो पढ़े दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. थोड़ा सा zeroth लॉ के बारे में बात करते हैं. zeroth लॉ क्या होता है सर, What is said to be the zeroth law of thermodynamics? अगर कोई सवाल पूछे तो मैं इसको बोलता हूं लॉ ऑफ थर्मोमीटर. लॉ ऑफ थर्मोमीटर क्या होता है सर? तो ये लॉ इस प्रकार से बताता है कि व्हेन ए सिस्टम, हमारे पास दो सिस्टम है A and B and these two systems are in thermodynamic equilibrium with respect to C. मतलब A is in equilibrium with C, B is in equilibrium with respect to C. मतलब A and B are the two systems are in thermodynamic equilibrium with respect to C. Then A and B are in equilibrium. A is equilibrium, A and B. तो कैसे लिखे हैं एक बार देखो, फिर देखें. When A and B are the two systems are in equilibrium with respect to C, then A and B are in perfect thermal. A and B are separately are in equilibrium. Means अगर आप बोलोगे सर
ए और बी हमारे पास दो सिस्टम्स है, ये सिस्टम एक्चुअली इक्विलिब्रियम में है विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो समझना एक कंडीशन देखो कि दैट इज ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम सेपरेटली, मतलब आप स्टेबल हो विथ रिस्पेक्ट टू सी, ए एंड बी आर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो आप बोलोगे ए और बी परफेक्ट स्टेबल है, ऐसे माना जाता है क्योंकि सी स्टेबल है। और सी के अनुसार अगर ए और बी अगर परफेक्ट स्टेबिलिटी बताते हैं तो आप बोलोगे सर ए एंड बी सेपरेटली दे आर स्टेबल, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय व्हाट, बोलो जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार से हमारे पास लेवियर लैप्लास लॉ है, हेसेस लॉ है, बॉर्न हेबर साइकिल है। हेसेस लॉ की एप्लीकेशन से इसका क्या क्या फायदा हुआ, स्लो रिएक्शन होगी हमारे पास या मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी, जनरली आप बोलोगे सर आप एनालिसिस करवा के इसको हीट निकाल सकते हैं। जनरली आप बोलोगे जीरोथ लॉ है। तो इस प्रकार से जनरली अगर आप कोई सवाल मुझे पूछे कि सर हेसेस लॉ के और भी एप्लीकेशंस क्या होगी, तो जनरली आप बोलोगे इसके न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन से। जैसे कि सादा सा क्वेश्चन है, मैंने एक लिख के रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन ऐसे एक बार देखो कि जहां तक आपके पास है तीन इक्वेशन दिए, CO2 C+O2 CO2 डेल्टा H, H2 प्लस हाफ O2 H2O डेल्टा H दिया है, नेगेटिव दिया है, CH4 प्लस O2 कन्वर्टेड टू CO2 H2O, फिर डेल्टा H की वैल्यू दी है। और फिर उसने पूछा एक बार देखो कि इन तीनों इक्वेशन को पढ़ो और उसके बाद बताओ एक बार देखो कि क्या करोगे। तो जनरली आप बोलोगे सर दिस आर सेट टू बी द इक्वेशन, पढ़े ना, C+O2 CO2 डेल्टा H इक्वल टू -x किलोजूल, H2 प्लस हाफ O2 H2O डेल्टा H इक्वल टू -y किलोजूल। वैल्यू भी दी जाएगी, जैसे कि ये 393 दिया गया, ये 285 लिखी हुई है, 86 लिखी है, और ये वैल्यू लिखी है 75। तो जैसे भी लिखा है कंडीशन देखो जहां तक वैल्यू दी जाएगी, अदरवाइज एक सिंबल दिए जाते हैं। और फिर उसने बोला कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, CH4। तो कोई सवाल मुझे पूछे कि कैसे निकाले, बोले इट्स वेरी सिंपल, क्या करना चाहिए मैंने, तो बोलेंगे सर एक काम करें आप दो इक्वेशन को ऐड करो सर। और कैसे ऐड करें, कौन से बेसिस पे ऐड करेंगे, बोलेंगे सर एक काम करते हैं, आपको CH4 का हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, एक इक्वेशन लिख देते सर, C प्लस ट्वाइस H2 कन्वर्ट इनटू CH4, ठीक है। इसका जो डेल्टा H निकलेगा ना सर, वो डेल्टा H हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा। आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है तो निकल जाएगा C प्लस ट्वाइस H2 कन्वर्ट इनटू CH4 डेल्टा H क्वेश्चन मार्क निकालना है। कैसे निकालोगे, कार्बन का सॉलिड स्टेट है, हाइड्रोजन का गैस स्टेट, स्टेट इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हम लोगों ने क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, एक बार देखो एनालिसिस अगर करना हो तो फिर कर सकते हैं। करते समय क्या करोगे, आप बोलोगे सर इन इक्वेशन से इस इक्वेशन को बनाना है, और इस इक्वेशन को बनाने के लिए फिर क्या करोगे, तो इट्स वेरी सिंपल, जैसे आप बोलोगे दोनों इक्वेशन को ऐड करो ना सर, कर देते हैं। कैसे ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, बोले कार्बन इसमें है और हाइड्रोजन इसमें, तो इस में हाइड्रोजन अगर होगा तो फिर आप बोलोगे यहाँ मुझे 2 हाइड्रोजन की जरूरी है, और इसमें तो एक ही हाइड्रोजन है, तो फिर एक काम करते हैं, दैट इज एडिंग इक्वेशन 2 विथ, और 2 इंटू एडिंग इक्वेशन 1 विथ 2 इंटू 2, ऐसे में लिखो, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई। जनरली आपकी पहली कंडीशन क्या होगी, ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, ठीक है, एंड एडिंग इन इक्वेशन 1। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप आपको पहले सोचना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आगे देखते, चलो ठीक है। और फिर अभी आप बोलोगे सर क्या होगा, जैसे मैं ऐड करवा दूं, तुरंत ऐड करवा दूं, तो ऐसे होगा C प्लस, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये ट्वाइस होगा, ये O2 होगा, ये ट्वाइस होगा और ये ट्वाइस होगा। ऐड करने से क्या होगा, C प्लस ट्वाइस H2 प्लस व्हाट, दैट इज सेड टू बी C plus twice H2 plus twice O2 gets converted into CO2 plus twice H2O, and the value of delta H equal to what, that is X minus X, और उसके बाद -2y आ जाएगा। ये आने के बाद फिर अगर आप बोलोगे सर अभी मुझे ये तो मिल गया, लेकिन फिर अभी आप बोलोगे सर मुझे ये थोड़ी मिला यहाँ पे, अब आपका आगे पार्ट ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन 3 हम लोग बोलेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर दिस, इस एडिशन से इसको सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, लिख देते हैं CH4 प्लस ट्वाइस O2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू CO2 प्लस ट्वाइस H2O, ठीक है, डेल्टा H इक्वल टू -Z किलोजूल, ठीक है।
आगे देखें, माइनस करोगे माइनस 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 माइनस, कैंसल 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 कैंसल, ठीक है, टू कैंसल, क्या मिलेगा रे, C प्लस ट्वाइस H2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू CH4। अब आप बोलोगे सर यहाँ क्या होगा, यहाँ डेल्टा H की वैल्यू कुछ ऐसे होगी, माइनस एक्स माइनस 2y, ठीक है, माइनस एक्स माइनस 2y, हम लोगों ने दोनों को ऐड किया था। ऐड करने के बाद फिर आप बोलोगे सर ये होगा दैट इज से माइनस माइनस प्लस, प्लस व्हाट, आंसर आपके पास आएगा। समझ गया मैं क्या किया, तो माइनस एक्स माइनस 2y एडिशन की ना, तो इसको मल्टीप्लाई किया और उसके बाद ऐड किया, और उसके बाद आप बोलोगे सर ये वैल्यू क्या थी, दैट इज सेड, ये माइनस करने की वजह से माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज सेड टू बी द वैल्यू। अब इस प्रकार से एक तो आपको एक्सप्रेशन पूछेगा या उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू थी वैसे यूज करेगा, तो इस प्रकार से अगर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करें बेझिझक अगर आप वर्कआउट करो तो आपके आंसर्स भी आएंगे, बाकी लॉ भी याद रहेंगे, इसके थ्योरेटिकल टर्म भी हो गए, बॉर्नेबर साइकिल क्या होगी, आप लोग ऐसा NaCl के लिए निकाला, KCl के लिए कर सकते हो, कर सकते हो, बाकी सभी के लिए जीरोथ लॉ क्या होगा, तो इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा, लेवियर लैप्लास, इसको वर्कआउट करोगे, अगर आप बोलोगे सर CH4 C प्लस ट्वाइस H2 कन्वर्ट इनटू CH4, इसमें अगर आप बोलोगे डेल्टा H का वैल्यू ऐसा है, तो फिर किसने बोला CH4 कन्वर्ट इनटू C प्लस ट्वाइस H2, उसके लिए क्या होगा, फिर मैं लिखूंगा डेल्टा H इक्वल टू व्हाट, दैट इज माइनस ऑफ माइनस x माइनस 2y प्लस z, फिर आंसर आपका होगा x प्लस 2y माइनस z। सिंपल कर सकते हैं आप, पेपर में पूछेंगे तो ये सभी सब समझ रहे टर्म्स, इसी को सभी को एक बार अच्छे से देखें, रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करें, कोई डाउट होगा तो जरूर पूछे, बाकी तो मैं बता दूंगा। थैंक यू।